स्टैटिक जी के महा रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने इन्वायरमेंट शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने इकोलॉजी को भी समझा, इकोलॉजी सिस्टम को, 10% नियम को, और हम लोगों ने इसके पिरामिड को भी समझा तथा प्रवाल भित्ति को भी समझा। ठीक है, इसके आगे हम लोग जैव विविधता को भी समझे, प्रमुख पर्यावरणीय नियमों को भी हम लोग समझ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र भी पढ़ चुके हैं, रामसर कन्वेंशन भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में पर्यावरण के संरक्षण चलाए गए प्रमुख आंदोलन। कौन से वे आंदोलन हैं जो पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए थे और उनका संबंध किससे है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो विश्नोई आंदोलन, आपने विश्नोई नाम बहुत सुना होगा लोगों का। तो विश्नोई आंदोलन 1731 में हुआ था। ये नेतृत्व अमृता बिश्नोई ने इस नेतृत्व को शुरू किया था। ये सब किससे आंदोलन संबंधित है? पर्यावरण के संरक्षण के लिए। बलियापाल आंदोलन का संबंध उड़ीसा में गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग रोकने के लिए उड़ीसा में किया गया था, बलियापाल आंदोलन। इसी तरह शांत घाटी आंदोलन भी, जो शांत साइलेंट वैली आपने सुना होगा, उसको काटने से बचाने के लिए शांत घाटी आंदोलन 1973 में किया गया था। इसी तरह चिपको आंदोलन भी 1974 में उत्तराखंड के रैणी गांव में आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। इसी प्रकार मैती आंदोलन 1994 में, इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के चमोली से की थी। और जंगल बचाओ आंदोलन भी बिहार में शुरू हुआ, जो कि 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। नवधान्य आंदोलन का संबंध जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना से संबंध है। तो ये जैविक खेती से संबंधित कौन सा? नवधान्य आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर और बाबा आमटे एवं अरुंधति राय ने किया था। ये कब किया था? 1989 में। 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। ऐसे ही अपिको आंदोलन चिपको आंदोलन के ही तरह किया गया था। पहले चिपको आंदोलन हुआ था, उसी को देखते सुनते फिर एपिको आंदोलन हुआ था। इसमें पेड़ से क्या किए थे लोग? चिपक गए थे, उसी को एपिको भाषा कहते हैं कर्नाटक में। तो एपिको आंदोलन हुआ था। ये एपिको आंदोलन 1983 में हुआ कर्नाटक में। नेतृत्व इसका पांडुरंग हेगड़े ने किया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख जीव संस्थान एवं उसका स्थान। तो वन्य जीव संस्थान क्या होते हैं? तो वन्य जीव संस्थान जहाँ पर वन्य जीव की रक्षा के लिए, संरक्षण के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ, उससे संबंधित आपको वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं होंगी। ठीक, उससे संबंधित अधिकारी जो होते हैं, जैसे IFS जो अधिकारी होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जो जाते हैं, तो उससे संबंधित उनको भी प्रशिक्षण संस्थान और तमाम वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी से वहाँ चीज़ सिखाया जाता है। जिससे क्या होगा? वन या मतलब प्रकृति की कोई भी चीज़ को संरक्षित किया जा सकते हैं, वन और वन के जीवों को भी। ठीक है, तो ये संस्थान जो है पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे भारतीय वन संरक्षण केंद्र, इसका केंद्रीय केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन देगा देहरादून, इज्जत नगर, भोपाल, कोलकाता। तो ये देहरादून में पड़ता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज का स्थान कहाँ है? देहरादून में ये इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज है, वन्य जीव संस्थान है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जत नगर, बरेली। बड़ा फेमस क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, तो ये सर्वेक्षण केंद्र है, ये कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। वन प्रबंधन संस्थान, तो वन प्रबंधन भोपाल में है। और फॉरेस्ट कॉलेज, ठीक है, फॉरेस्ट को वन कॉलेज भी कह सकते हैं ना। तो ये फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है, जबकि वन प्रबंधन मैनेजमेंट की जब बात आए तो भोपाल में है। भारतीय वनस्पति संस्थान उद्यान कहाँ है? कोलकाता में है। वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में है ना। मेरे साथ आप बोलते रहेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। सलीम अक्षी पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, ये कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? नागपुर में है। वही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। वन्यजीव अनुसंधान संस्थान, तो वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन कॉलेज भी कहाँ है? फॉरेस्ट कॉलेज, वो भी देहरादून में है। लेकिन फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज की बात करें तो वो भोपाल में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर में है।
और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र भारतीय ये कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए भारत के बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो नीलगिरी का क्षेत्र 1986 में सबसे पहला बायो रिजर्व जो है 1986 में पहला है, याद रखना आपको, नीलगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। तो नीलगिरी 1986 में शामिल हुआ। नीलगिरी कहाँ पड़ता है, वो कौन सी 3 चोटी, आप स्टेट का नाम बताओ, बाकी हम बताते हैं आपको। कार्डमम पहाड़ी के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ उसके ऊपर ये नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है। अब आप बताइए कि ये कहाँ पर, इसकी जो सबसे मतलब इसके एक यहाँ का सबसे फेमस स्थान है ऊटी। ये भी आपको हिंट दे रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीलगिरी कौन से स्टेट को टच करता है। फिर देखिए नंदा देवी 1988, ठीक है, तो ये पहला और दूसरा तो जरूरी है, इनके सन याद रख लो, बाकी आपको सिर्फ नाम पता हो कि बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छी बात है कि सन याद हो जाए, लेकिन नहीं याद हो रहा है तो आप सिर्फ नाम याद रखना कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। मानस है, मान्नार की खाड़ी है, ग्रेट निकोबार है, नोक लेक है, सुंदरबन है, सिमलीपाल है, डुबरी सेखावा है जो कि सबसे छोटा है, डिब्रू सेखावा सबसे छोटा है, दिहांग देबांग है, पंचमढ़ी है, अगस्त मलाई है, और अचनकमार है, अमरकंटक है, कंचनजंगा है, और कच्छ का रण है जो कि सबसे बड़ा 2008 में सबसे बड़ा जो है, शीत मरुस्थल 2009 में, शेषाचलम 2010 में, और पन्ना 2011 में है। ठीक है, भारत में टाइगर रिजर्व की सूची, तो टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर को संरक्षण करने के लिए कौन कौन से राज्य में कौन कौन से टाइगर रिजर्व बनाए गए, तो झारखंड का पलामू जो है वो टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश का दुधवा, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर और अमनगढ़। तो अमनगढ़, रानीपुर, पीलीभीत, दुधवा याद रखना टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश के हैं। ये उड़ीसा के कौन से हैं, सिमलीपाल, सतकोसिया, सतकोसिया बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का। असम में कौन सा, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, ठीक है, तो मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग ये कहाँ के हैं, असम के, क्या है, टाइगर रिजर्व हैं। फिर आगे देखें तमिलनाडु का मधुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़ मुंडन थुरई और अन्नामलाई, श्रीविल्लुपुरम और मेघामलाई। तो ये मेघामलाई कहाँ, मेघामलाई, मधुमलाई, मधुमलाई, मेघामलाई सब तमिलनाडु के हैं और कहाँ का टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम, अन्नामलाई भी आपको याद रखना पड़ेगा। और देखें अगर तो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और बुक्सा, ये दोनों कहाँ, बुक्सा भी है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ का है, तो बिहार का। इसी तरह दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम का है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़, विषधारी ये भी क्या है, टाइगर रिजर्व है, जो कि कहाँ है, राजस्थान में पड़ते हैं। तो रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट, सरिस्का भी, मुकुंदरा हिल्स भी। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती बड़ा फेमस है, ठीक है, तो इंद्रावती, उदयंती, सीतामढ़ी और अचनकमार। तो अचनकमार भी आपको याद रखना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अचनकमार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पक्के, कमलांग। तो नामदफा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कमलांग भी पूछा जाता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट नामदफा है उतना बाकी नहीं। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। केरल का पेरियार, ठीक है, केरल का पेरियार, पेराम्बिकुलम भी है और पेरियार भी है, तो पेरियार इंपॉर्टेंट है केरल का। तेलंगाना का कावल और अमाराबाद। आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम, ठीक है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कि मध्य प्रदेश का पन्ना बहुत जरूरी है, पन्ना, कान्हा, ठीक है, पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, संजय धुबरी, ठीक है, तो पन्ना, कान्हा, संजय धुबरी, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा ये सब क्या है, टाइगर रिजर्व हैं, एमपी के हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट है और सभी पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, महाराष्ट्र का मेलघाट, तदोबा, अंधारी, पेंच, ठीक है। अब देखिए पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा को साझा करता है, इसलिए पेंच यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। सहाद्री महाराष्ट्र का है। नौगांव महाराष्ट्र का है। नागजीरा और बोर ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। उसी तरह बांदीपुर भी टाइगर रिजर्व बड़ा फेमस है, इंपॉर्टेंट है, जो कि कर्नाटक का है बांदीपुर। और भद्रा है, तांडेली, अंसी है और नागरहोल है।
और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर ये भी क्या है, कर्नाटक का है। उत्तराखंड का कार्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व है, कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व है। हम बात करें कि हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन क्या, तो हरित गृह प्रभाव को आप अगर समझना चाहते हैं तो सबसे सीधी भाषा है, जब भी कभी आप देखे होंगे कोई कार जो है खड़ी होती है किसी भी गर्म मतलब बाहर कहीं खड़ी होती है कार, तो आप देखते हैं जब सूर्य की उसमें रोशनी पड़ती है तो अंदर क्या होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये समझ सकते हैं कि हरित गृह प्रभाव जो होता है, हरित गृह प्रभाव जो होता है वो पृथ्वी के अंदर तापमान को ज़्यादा अधिक ठंडा करने से बचाता है कि बहुत अधिक ठंडा ना हो पाए। और यह प्रक्रिया पूरी वैसे ही काम करती है जैसे जब कार कोई खड़ी होती है तो उसके अगल बगल के शीशों के कारण वो बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चलती है। तो हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन ऐसा ही है। तो हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत क्या करेंगी, अधिक बनाने में मदद करती हैं। तो ये क्या करती हैं, ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। तो ये अधिक बनाने में भी मदद करती हैं और या ये भी कह सकते हैं कि अधिक ठंडा होने से भी बचाती हैं। अभी इसको हम पृथ्वी से समझेंगे। कार को पृथ्वी मानिए, अगल बगल के वायुमंडल के कारण ही जो है जो गैस होती हैं इन्हीं के कारण क्या होता है, अंदर के जो वायु होती है वो गर्म होती है, ठीक है, तो मतलब ठंडा होने से बचाती है। आगे देखेंगे कि जोसेफ फेरियर ने 1824 ईस्वी में क्या किया, ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की क्या की संकल्पना की थी। 1824 में किया किसने, जोसेफ फोरियर ने किया था, जोसेफ फोरियर ने किया था ये चीज़, ठीक है। अच्छा, इस हरित गृह के जो गैसें हैं वो कौन सी हैं, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और कौन सी नहीं है, और सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी, तो मात्रा भी देखिए कितने परसेंट क्या क्या होता है, उसी वही जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव करती हैं उसको। तो जलवाष्प की मात्रा कितनी है, 60% है, क्लोरोफॉर्म कार्बन की 0.1 से 4% है, और नाइट्रस ऑक्साइड की N2 जो है 1.50 है, और ओजोन की 3.7, और मीथेन की 3 से 7% होती है ओजोन, और मीथेन 4 से 9%, और 26% कार्बन डाइऑक्साइड और 60% जलवाष्प। सबसे ज़्यादा क्या जलवाष्प और सबसे कम क्या हो सकता है, ठीक, लेकिन ये 0.1 से 0.4% तक में है, लेकिन ये भी हो सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि वो ये तो 1.5% ही लगभग होती है, ये तो 4% जा भी सकती है। तो सबसे कम नाइट्रस ऑक्साइड और सबसे ज़्यादा क्या होगी, जलवाष्प होगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक भी है मीना का जलवा, आपने इसको शायद सुना होगा, इसका ट्रिक है मीना का जलवा, ठीक है। अभी मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। मी से क्या हो जाएगा, मी से आपका मीथेन हो जाएगा, ना से क्या हो जाएगा, ना से नाइट्रस ऑक्साइड होगा, का से क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, जा से जलवाष्प हो जाएगा, ठीक है, जा से क्या होगा, जलवाष्प हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैस द्वारा अवरक्त किरणें जो होती हैं, यूवी किरणें जो होती हैं को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। भूटान को कार्बन निगेटिव देश माना जाता है। भूटान क्या है, कार्बन निगेटिव देश माना जाता है, मतलब कार्बन सबसे कम पैदा करता है तो निगेटिव है, ठीक है। अब इस एक चीज़ देखेंगे कि भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव मतलब भूमंडलीय उष्णता क्या है, तो भूमंडल का गर्म हो जाना, जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से फर्क क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, जो अंदर का जो कार के अंदर हम बता रहे हैं गर्मी बढ़ती है, तो वो जो है, इसी तरह अगर पृथ्वी के अंदर जो गर्मी बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, बादलों में वृद्धि होगी, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता की वृद्धि, पौधे मतलब अधिक पानी ले लेंगे, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होगा क्योंकि पानी अधिक लेंगे, तो उनको जो है काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो नकारात्मक प्रभाव क्या है कि फसल उत्पादकता में कमी, फसल की उत्पादकता में कमी होगी, ठीक है। गर्मी जब ज़्यादा होगी तो उत्पादन कम होगा, जैव विविधता में भी कमी आएगी, पेड़ पौधे जीव जंतु सब में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अधिक गर्मी को सभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
मौसमी दशाओं में परिवर्तन आएगा, क्योंकि गर्मी अधिक होगी तो क्या होगी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन आएगा, जिसके कारण बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी पड़ सकता है। तो बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी आ सकता है। जब हिमालय के ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र के स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगी, तो तटीय प्रदेशों में डूबने की शंकाएं बढ़ेंगी। ग्लेशियर का पिघलना भी हो सकता है, नदियों का जलस्तर जिससे बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि होने से पौधों में रोगों की वृद्धि होगी, जिससे पौधे नष्ट भी हो सकते हैं। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक देशों के काफ़ी तट क्या हैं, डूब चुके हैं, समुद्र में समाहित हो गए हैं, है ना। समय से पूर्व क्या आमों में बाढ़ आने लगती है, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभाव हैं। ये सकारात्मक नहीं है बल्कि क्या, नकारात्मक है। अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें, अम्लीय वर्षा का मतलब ये नहीं कि एसिड बारिश कराएगी, बल्कि क्या है, वायुमंडल में उपस्थित पर्यावरण में जो अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा है। तो इस अम्लीय वर्षा में कौन सी गैसें होती हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NOx ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और N2O जो है नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा कराने में उपयोगी नहीं है, तो इनमें से कोई और 5वीं होगी जो नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि CO2, इनके दोनों नाम याद रखने चाहिए। ये आपका संकेत में जो है केमिस्ट्री के वे भी और इनके नाम भी, कभी कभी आपका ये ऑप्शन देगा कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, कभी कभी आपको CO2 SO2 NO2 ऐसे करके N2O दे देगा। तो आपको याद रखना है कि कार्बन डाई सल्फर डाई और नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, ये इस तरह से याद रख लीजिएगा। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, तो त्वचा पर फफोले पड़ सकते हैं, और प्राकृतिक रूप से देखें तो इमारतों में भी इसका फर्क पड़ता है, जो कि ताजमहल के रंग में परिवर्तन करने का कारण जो पीलापन दिखने लगा है वो ये अम्लीय वर्षा के कारण ही है। इसीलिए अब ताजमहल के अगल बगल देखें तो फैक्ट्री नहीं रखी गई हैं। जलीय जीव जंतु को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो उस अम्लीय वर्षा का एकत्रित करके पानी जो एकत्रित होता है उसको पीते हैं, और पीते हैं तो मृत्यु की शंकाएं बनी रहती हैं। कृत्रिम वर्षा क्या है, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। गर्म वर्षीय बादल में सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है। जब शीत वर्षीय बादल होते हैं तब शुष्क बर्फ ठोस के माध्यम से, जैसे एलाइड के माध्यम से भी कराया जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं शीत वर्षीय बादल में, और सिल्वर आयोडाइड गर्म वर्षीय बादल में कराने के लिए कराया मतलब जाता है। ठीक है, तो ओजोन क्षरण, अब ओजोन क्षरण को हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में पढ़ेंगे कि ओजोन क्षरण क्या है, यूवी किरणें क्या है, ओजोन के विघटनकारी पदार्थ क्या हैं, पर्यावरण, जीवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, ये सब चीज़ें कैसे हैं, पर्यावरण के घटक क्या होंगे, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या है। ठीक है, भौतिक गुण क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, पारिस्थितिकी तंत्र क्या, और पर्यावरणीय भाग के आधार पर धरातलीय विकास का सतत विकास, ये कैसे सब चीज़ें बनी। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य 17 जो हैं ये कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे एक उत्साह बना रहता है, और ये रिवीजन सीरीज स्टैटिक जी के हमारी रिवीजन सीरीज चलती रहे। धन्यवाद।